चलिए, कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। कई छात्र आ चुके हैं, शेष लोग आते रहेंगे। पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि अगला विषय वस्तु धर्म होगा, और निश्चित रूप से आज हम धर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धर्म के पूर्व हमने पिछली क्लास में वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था को देख लिया था, और अर्थव्यवस्था की कड़ी में हमने चर्चा की कि ऋग्वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव पाया जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार के बाद कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जिसने राजतंत्र को मजबूती प्रदान की और नौकरशाही व्यवस्था को आगे बढ़ाया। हमने इस कड़ी में नियोग प्रथा को देखा था। ज्योति कुमारी जी बताएंगे नियोग किसे किसे कहते हैं, नियोग क्या है। नियोग कहते हैं, वेरी गुड। आदित्य जी आप बताएंगे कि जो रामायण है वो किस काल का ग्रंथ है, रामायण किस काल का ग्रंथ है। वैदिक काल, बहुत बढ़िया। आज अगले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, धर्म हमारा मुद्दा होगा। देखिए हेडिंग में धर्म, और आप ऐसे ही 2 कॉलम बनाएंगे कल की भांति। एक तरफ लिखेंगे ऋग्वैदिक काल और दूसरी ओर लिखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, एक तरफ ऋग्वैदिक काल और दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल। अब समझ लेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। पिछले क्लास में इस बिंदु पर चर्चा हो चुकी थी कि ऋग्वैदिक काल में जो धर्म का उद्देश्य था, प्रकृति का मानवीकरण एवं भौतिकवादी स्वरूप का धर्म था, जबकि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे आपकी स्वरूप तो यही रहा, लेकिन प्रजापति मुख्य देवता हो गए। जबकि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट साइड में लिखेंगे। देखिए धर्म का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य भौतिकवादी था। धर्म का उद्देश्य भौतिकवादी था एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करना था, एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करना था। धर्म का उद्देश्य भौतिकवादी था एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करना था। मानवीकरण करना था। मानवीकरण करना था। अब हम दाहिने साइड लिखेंगे। लिखिए धर्म का उद्देश्य ऋग्वेद की भांति था। धर्म का उद्देश्य ऋग्वेद की भांति था। धर्म का उद्देश्य ऋग्वेद की भांति था एवं इस काल के मुख्य देवता, इस काल के मुख्य देवता कौन थे?
प्रजापति थे। इस काल के मुख्य देवता प्रजापति थे। प्रजापति थे। प्रजापति थे। अब ऋग्वैदिक काल में ही एक लाइन जोड़ देंगे। जैसे उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति हो गए, तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वह थे इंद्र, अग्नि और वरुण। तो आप लेफ्ट साइड लिख दीजिए ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता, मुख्य देवता इंद्र, इंद्र, अग्नि एवं वरुण। इंद्र, अग्नि एवं वरुण। इंद्र, अग्नि एवं वरुण। स्पष्ट हुआ? तो हमने देख लिया कि देवता भी अलग अलग हैं। और ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि इंद्र का 250 बार उल्लेख है, जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति मुख्य देवता हो गए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लिखेंगे वापस से ऋग्वैदिक काल में। लिखिए देवताओं के साथ, देवताओं के साथ कुछ देवियों का भी उल्लेख है। देवताओं के साथ कुछ देवियों का भी उल्लेख है। देवताओं के साथ कुछ देवियों का भी उल्लेख है। कुछ देवियों का भी उल्लेख है। जैसे 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 उषा, उषा, अदिति इत्यादि। उषा, अदिति इत्यादि। उषा, अदिति इत्यादि। आप एक तथ्य पर जरूर ध्यान देंगे कि जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता रही उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया। अर्थात जैसे सूर्य को देवता माना गया, इंद्र को देवता माना गया, जैसे अश्विनी कुमार को देवता माना गया, जैसे आप देखेंगे जल के देवता के रूप में वरुण की उपासना की गई। तो प्रकृति से के जिन तत्वों से हमारे जीवन को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा था, पोषण मिल रहा था, उन्हीं तत्वों को किसी न किसी देवता के साथ जोड़कर उनकी पूजा की गई। ये इसलिए की गई ताकि एक मान्यता बनाई गई कि हमें इनका संरक्षण करना है, उपासना करनी है। आगे चलेंगे। अब हम दाहिने तरफ आ जाएंगे। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब यहां ध्यान से देखेंगे। राजेश जी, पूषण का अर्थ क्या है? पूषण, पशु है कि पशुओं के देवता हैं? देवता। देखिए देवता को थोड़ा मैं संशोधित करके संरक्षक बना देता हूं। पूषण को पशुओं का संरक्षक कहा गया। और ध्यान रखिएगा यह शूद्रों के देवता थे, याद रखेंगे इसे। तो लिख लीजिए पूषण और तीर का चिन्ह शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता। पूषण शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता। स्पष्ट हुआ? अब इसी के नीचे लिखिए रुद्र, रुद्र पशुओं के देवता,
पशुओं के देवता। पशुओं के देवता, ध्यान रखिएगा। अब मैं रुद्र के विषय में एक आध बातें आपको बता देता हूं। मनुष्य प्रत्येक युग में अपना ईश्वर स्वयं ही चुनता आया है। आप इस बात पर यदि गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि मनुष्य अपना ईश्वर कैसे चुनता है। जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो मनुष्य कैसा दिखता है। तो ऋग्वैदिक काल में मनुष्य कपड़ों के दृष्टिकोण से, पोशाक के दृष्टिकोण से कम सभ्य दिखता है। उत्तर वैदिक काल में पोशाक की बहुलता बढ़ जाने से मनुष्य का स्वरूप थोड़ा सुंदर हो जाता है, कल्चर्ड हो जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में देखेंगे तो मनुष्य एक जंगली जीवन की भांति अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय पशुपति देवता है, जैसा मनुष्य है वैसे ही मनुष्य के देवता हैं। यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखेंगे कि जो अब के देवता हैं उनके शरीर पर वस्त्र बढ़ा हुआ है, और वर्तमान मनुष्य जिस कोटि का है देवता भी उसी कोटि के हैं। और कालांतर में जब मनुष्य एक सभ्य समाज का हिस्सा बना तो विष्णु मुख्य देवता हो गए, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि भगवान शंकर के गले में सांप लोटा हुआ है, व्याघ्र के छाल पर विराजमान है। सीधा सीधा मतलब है कि उस जमाने में मनुष्य पशुओं के बीच रहता आया, शिकार करता आया, उसके जेहन में पशु ही हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो सांप हमें काट लेते हैं भगवान शंकर के को नहीं काटेंगे, उनके दूत होंगे, इस तरह की अवधारणा है। लेकिन जब हम सुसंस्कृत जीवन जीने लगते हैं तो विष्णु का जो रूप है वही हमारा रूप था, तो हमने उसी रूप में अपना देवता बनाया और विष्णु को चुना। तो मनुष्य समय, काल और परिस्थितियों के अधीन जिस तरह से परिवर्तित होता है उसी अनुरूप अपने देवता का भी चयन करता है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आगे चलूंगा। आपने अभी लिखा कि पूषण शूद्रों के देवता हैं और पशुपति किसके देवता हैं, रुद्र किसके देवता हैं, पशुओं के देवता हैं। ध्यान रखिएगा। आपने अभी अभी चर्चा की कि कुछ देवियां भी उल्लेखनीय थी, जैसे उषा और अदिति, इसको ध्यान रखेंगे। दाहिने तरफ ही एक और पॉइंट लिख दीजिए। देखिए इस काल में इस काल में इस काल में धर्म का स्वरूप, इस काल में धर्म का स्वरूप धर्म का स्वरूप ऋग्वैदिक काल की भांति ऋग्वैदिक काल की भांति ऋग्वैदिक काल की भांति सादा और सरल नहीं था। इस काल में धर्म का स्वरूप ऋग्वैदिक काल की भांति सादा और सरल नहीं था। सादा और सरल नहीं था। सादा और सरल नहीं था। इसका तात्पर्य है कि ऋग्वैदिक काल में जो धर्म की अवधारणा थी वह सामान्य जीवन निर्वाह की अवधारणा थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कर्मकांड को बढ़ावा मिला, बलि प्रदान को बढ़ावा मिला, दिखावा बढ़ गया। ऋग्वैदिक काल में दिखावा नहीं था, उत्तर वैदिक काल में दिखावा बढ़ गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लिख दीजिए, लिखिए कर्मकांड कर्मकांड यज्ञवाद कर्मकांड यज्ञवाद एवं कर्मकांड यज्ञवाद एवं बलि प्रदान को बढ़ावा मिला।
बलि प्रदान को बढ़ावा मिला। बलि प्रदान को बढ़ावा मिला। स्पष्ट हो रहा है? बलि प्रदान को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट वहीं लिखेंगे। लिखिए, कई नए यज्ञों की शुरुआत हुई। कई नए यज्ञों की शुरुआत हुई। कई नए यज्ञों की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। कई नए यज्ञों की शुरुआत हुई। जैसे 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 राजसूय यज्ञ। जैसे राजसूय यज्ञ, नाम सुना होगा। राजसूय यज्ञ। पंकज जी आप बताइए कि राजसूय यज्ञ क्यों किया जाता था? आदित्य जी। सामरिक, अच्छा किस समय करते थे? हम्म। वेरी गुड। अच्छा ये किस समय किया जाता था, ये कौन बताएंगे? वेरी गुड। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, याद रखिएगा इस चीज को, लिख लीजिए। वहीं पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय, वहीं पर नोट कर दीजिए, राज्याभिषेक के समय। स्पष्ट हो रहा है? एक एक तथ्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। राज्याभिषेक के समय। आज तो दिल्ली का मौसम काफ़ी ख़राब है और स्थिति इतनी ख़राब है कि लगभग कल रात्रि 12 बजे से वर्षा हो रही है और अभी तक वर्षा नॉन स्टॉप हो रही है और शीतलहर अपने चरम पर आने वाला है। अब ये स्थिति बनती जा रही है। बारिश हो रही है। लगता है हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि ना तो दिल्ली का अपना मौसम है और ना ही दिल्ली के अपने लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ना यहाँ के वाकई में कोई यहाँ का निवासी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो विभिन्न प्रांतों के लोग आकर यहाँ रहते हैं और अपना कोई मौसम भी नहीं है। राजस्थान से जब लू चलती है तो वह भी दिल्ली चली जाती है और जब जम्मू कश्मीर से शीतलहर की हवाएं चलती है तो वह भी दिल्ली आ जाती है। पूरे देश का है तो पूरे देश का मौसम भी दिल्ली में पहुंच जाता है। आगे चलेंगे। हमने राजसूय यज्ञ की चर्चा कर ली है। अब एक उसी में लिखिएगा नीचे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। ध्यान दीजिएगा निरंजन जी, आपने जो कहा घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था। तो पहला हमारा था राजसूय यज्ञ जिसमें राज्याभिषेक की बात होती है। जब कोई राजा, किसी राजा का राज्याभिषेक होता होगा या होता था तो राजसूय यज्ञ करवाते थे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये कौन बताएंगे? ये क्यों करते थे? अश्वमेध यज्ञ लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, संप्रभुता का प्रतीक था। संप्रभुता का प्रतीक था।
संप्रभुता का प्रतीक था। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ठीक से याद रहेगा तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। संप्रभुता का प्रतीक था। तीसरा लिखिए वहीं पर, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। लिख लिया? इसमें लिख दीजिए, अच्छा ये क्यों करते थे वाजपेयी यज्ञ? क्यों करते थे? किसके लिए? अब मैं बता देता हूं। शक्ति प्रदर्शन, वेरी गुड राजेश जी। हाँ, शक्ति प्रदर्शन। देखिए, मनुष्य सदैव ही अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने में यकीन करता रहा है, और प्राचीन काल के मनुष्य भी इससे अछूते कहाँ थे। तो जब कोई व्यक्ति धन धान्य संपन्न हो जाता था, तो अपने बंधु बांधवों को अपना प्रभाव दिखलाने के लिए, आज भी ऐसा होता है, आज भी हम क्या करते हैं, जैसे विवाह में क्या करते हैं, या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मभोज में क्या करते हैं, अपने हैसियत के 3 गुना बड़े बजट का निर्माण कर देते हैं। आप देखिएगा, खास करके हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं जहाँ भोज का बड़ा प्रचलन है, वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि यदि धन है, शक्ति है, तो व्यक्ति अपनी क्षमता के कई गुना आगे जाकर उसका प्रदर्शन कर देता है। यदि वैदिक कर्मों के हिसाब से देखा जाए, यदि वैदिक कर्मों के हिसाब से देखा जाए तो एक व्यक्ति को भोजन करवाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि 1000 व्यक्तियों से। लेकिन हम क्या करते हैं, बंधु बांधव, समाज, परिवार इत्यादि को अपना सामर्थ्य दिखलाने से पीछे नहीं हटते। तो उस समय में भी ऐसा था कि जब कोई रिश्तेदारों में, परिवार में या राजवंशों में बहुत उन्नति पर चला गया, शिखर पर चला गया, तो वह व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ करवाता था। और वाजपेयी यज्ञ का मतलब ही था कि बंधु बांधवों को प्रभावित करना है, डरा कर रखना है। ध्यान रखिएगा, तो इसको लिख लीजिए। इसीलिए कहते हैं मुंडक उपनिषद में यज्ञों की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। इसको भी मौखिक रूप से ध्यान रख लीजिएगा। लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, बंधु बांधवों को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। बंधु बांधवों को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। बंधु बांधवों को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। किया जाता था। बंधु बांधवों को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। स्पष्ट हो गया? अब हम चलेंगे अगले टॉपिक में। अब हमारा टॉपिक होगा राजनीति। राजनीति, पॉलिटिक्स। वैदिक काल की राजनीति कैसी है, कैसी थी? फिर से आप 2 कॉलम बनाएंगे, बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। एक तरफ लिखेंगे ऋग्वैदिक काल, और दूसरी ओर लिखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। एक तरफ ऋग्वैदिक काल और दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। सभी लोग वीडियो मोड में बने रहें ताकि ये पता चलता रहे कि नेटवर्क की स्थिति अच्छी है।
वरना कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास चल रही है लेकिन नेटवर्क फंस जाता है और पता नहीं चलता है। आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिए ऋग्वैदिक काल में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राजनैतिक संरचना सरल थी। राजनैतिक संरचना सरल थी। राजनैतिक संरचना सरल थी क्योंकि 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 निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। क्योंकि निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। यह मैंने कल बता दिया था। निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इतना परिश्रम करना ताकि जीवन चल जाए। जाहिर सी बात है कि कृषि थी नहीं, पशुपालन पर ही पूरा जीवन आधारित था, तो निश्चित तौर पर जीवन की एक सीमा थी कि इसके आगे फिलहाल नहीं बढ़ा जा सकता। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि जीवन यापन करने के लिए परिश्रम कीजिए और वही जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। इसमें एक लाइन और जोड़िए लेफ्ट साइड में ही। लिखिए, राजा को गोपति कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। ये पहले भी लिखवा दिया है। गोपति का तात्पर्य है गायों का स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट साइड में ही लिखिए। लिखिए, जनजातीय राज व्यवस्था थी। जनजातीय जनजातीय राज व्यवस्था थी। जनजातीय राज व्यवस्था थी। जनजातीय राज व्यवस्था थी। इसकी व्याख्या मैं आगे कर देता हूं, इसका क्या मतलब है। जनजातीय राज व्यवस्था थी। अब हम दाहिने तरफ उत्तर वैदिक काल में लिखेंगे। अब जैसे आप सभी को ज्ञात है कि अतरंजी खेरा में 900 बीसी में लोहे की खोज के साथ ही कृषि को बल मिला था, और कृषि के बल मिलने के साथ ही टैक्स प्रणाली की शुरुआत हुई। और जब टैक्स प्रणाली की शुरुआत हुई तो आप देखेंगे कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम का जन्म हुआ, जिसको हम नौकरशाही पद्धति कहते हैं, जिसमें राजा के नीचे एक मंत्री है, उसके नीचे एक सेना नायक है या और अधिकारी हैं, उसके नीचे सिपाही का पद है। तो इस तरह से एक ब्यूरोक्रेसी का निर्माण हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। लिखिए, कृषि अर्थव्यवस्था के कृषि अर्थव्यवस्था के कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण राजनीतिक संरचना जटिल होने लगी थी। राजनीतिक संरचना जटिल होने लगी थी। राजनीतिक संरचना जटिल होने लगी थी। जटिल होने लगी थी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वहीं लिखिए, राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी।
राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। स्पष्ट हो रहा है? एक एक तथ्य को हम समझते जा रहे हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। एक और बिंदु जोड़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्र शब्द का प्रमाण मिलने लगा था। नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र शब्द का प्रमाण मिलने लगा था। राष्ट्र शब्द का प्रमाण मिलने लगा था। अब देखिए किस तरह से शासन गढ़ा जा रहा है, शासन निर्मित हो रहा है। आप देखेंगे कि निर्वाह अर्थव्यवस्था से किस तरह से हमने एक राष्ट्र के सफर की शुरुआत की, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी का निर्माण किया, और उसमें कृषि की भूमिका क्या है और लोहे की भूमिका क्या है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसे हम युगांतकारी परिवर्तन के रूप में भी देखते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए। देखिए, कालांतर में इसी राष्ट्र की अवधारणा ने, कालांतर में इसी राष्ट्र की अवधारणा ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों का रूप लिया। 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों का रूप लिया, महाजनपदों का रूप लिया। क्लियर हो गया? यानी हम देख पाते हैं कि किस तरह से एक राष्ट्र महाजनपदों में तब्दील हो जाता है। और आप सभी को ज्ञात भी होगा कि भारत में 16 बड़े महाजनपद बाद में जाकर बने थे, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वृज्य, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करने वाले हैं। अभी आप बाएं तरफ आ जाएंगे और लेफ्ट साइड आकर लिखेंगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में लिखिए। लिखिए हेडिंग बनाकर, राजनीतिक संगठन। राजनैतिक संगठन या राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन, इसमें 4 का नाम उल्लेखनीय है। देखिए, सभा, समिति, गण और विरत। सभा, समिति, गण और विरत। सभा, समिति, गण और विरत। अभी मैंने एक तथ्य लिखाया था कि जनजातीय राज व्यवस्था थी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी, बल्कि कुछ कबीले होते थे। कबीले समझते हैं? कबीलाई लोग, कुछ जनजातियां जो राजा से संरक्षित थी और युद्ध की स्थिति आने पर राजा के साथ खड़ी होती थी। इसको ध्यान रखिएगा। आज भी यदि ग्रामीण समाज से आप अधिकांश लोग जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि गांव में क्या होता है, समाज का एक हिस्सा होता है, किसी भी विषम स्थिति में लाठी लेकर तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही था। तो कुछ कबीले होते थे जो सदैव राजा के सेवा में तत्पर होते थे। तो जनजातीय प्रशासन का यही मतलब है। क्योंकि अस्थायी सेना रखने की क्षमता नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, कहाँ से पैसा देंगे। वो तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक हुआ बाद में जिसने वेतन पर सेना रखने की शुरुआत कर दी थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। तो हम जिस टॉपिक पर हैं
उसमें हमने सभा, समिति, गण और विरथ की चर्चा की। इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे। अब देखिए, चूंकि ये सभी क्या है, राजनीतिक संगठन है, राजा के साथ काम करते हैं, तो इसमें लिख दीजिए इनकी स्थिति अच्छी थी। अच्छी होगी, इनकी स्थिति अच्छी थी एवं राजा भी राजनीतिक संगठनों में हिस्सा लेता था। राजा भी राजनीतिक संगठनों में हिस्सा लेता था। राजा भी राजनीतिक संगठनों में हिस्सा लेता था। सभा, समिति, गण और विरथ को नहीं भूलिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब इनका काम मौखिक रूप से याद रख लीजिए कि यह राजा को नियंत्रित करते थे, परामर्श देते थे कि शासन कैसे चलाना है, नियम कैसे बनाना है, इन सब चीजों का परामर्शन करते थे। एक और वॉइस क्वालिटी के बारे में कोई एक व्यक्ति बता दें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने समझ लिया, इन चारों के साथ मिलकर राजा भी काम करता था, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तो याद रखेंगे सभा और समिति में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती थी। इसको लिख लीजिए, लिखिए, महिला सभा और समिति में हिस्सा लेती थी। महिलाएं सभा और समिति में हिस्सा लेती थी। हिस्सा लेती थी। राजेश जी, एक बार सामने आ जाइए। राजेश जी, बताइए कि सभा और समिति को किनकी दो पुत्रियों के रूप में जाना गया था? वेरी गुड। इसको कहीं ऊपर में लिख लीजिए, कॉपी के शीर्ष पर लिख लीजिए, बहुत काम का है। लिखिए, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। दो पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। दो पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखेंगे इस तथ्य का। तो हमने जान लिया कि महिलाओं की भूमिका भी इसमें थी, महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले सकती थी। अब हम दाहिने तरफ चलेंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि सभा, समिति, गण, विरथ शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए बने थे। लेकिन आपने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल आते आते व्यवस्था चरमरा गई और जातियों में समाज बंट गया, वर्णों में बंट गया। तो जाहिर सी बात है कि इन समितियों और सभाओं की क्या हुई, ताकत कम हो गई। लिख लीजिए इसको। देखिए, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में इन संगठनों की महत्ता उत्तर वैदिक काल में इन संगठनों की महत्ता कम हो गई। उत्तर वैदिक काल में इन संगठनों की महत्ता कम हो गई। कम हो गई, ध्यान रखेंगे इसका। एक पॉइंट और लिखिए उत्तर वैदिक काल में।
पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा पर अंकुश लगा दिया गया। आज हम ये लिखेंगे कि महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर भी अंकुश लगा दिया गया। इसको नोट कीजिए। लिखिए, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। अंकुश लगा दिया गया। अंकुश लगा दिया गया। अब हम वापस से ऋग्वैदिक काल में लिखेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप सीमित होने के कारण अर्थव्यवस्था का स्वरूप सीमित होने के कारण प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हुआ। प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हुआ। इस तथ्य का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। सीधा सीधा मेरा कहना है कृषि से, कृषि का विकास नहीं हुआ तो केवल पशुपालन के दम पर प्रशासनिक ढांचे का विकास संभव नहीं था। लेकिन यही यदि हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण प्रशासनिक ढांचे में सुधार देखा गया। इसको लिख लीजिए दाहिने तरफ, राइट साइड, उत्तर वैदिक काल में। लिखिए, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में विकास होने के कारण विकास होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में वृद्धि देखी गई। प्रशासनिक व्यवस्था में वृद्धि देखी गई। स्पष्ट हुआ? वृद्धि देखी गई। अब हम अगले तथ्य की बात करेंगे। एक आध बातें इसमें और हैं जो महत्वपूर्ण लगती हैं मुझे। जैसे मैं पूछ लेता हूं आप सबसे, कोई छात्र बता दीजिए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? पुरोहित। लिख लीजिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित थे। आदित्य जी, पुरोहित के बाद कौन आता था? चारागाह का मालिक, व्रजपति। लिख लीजिए। लिखिए, पुरोहित के पश्चात
चारागाह के अधिकारी चारागाह के अधिकारी व्रजपति आते थे। पुरोहित के पश्चात चारागाह के अधिकारी व्रजपति आते थे। व्रजपति आते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ऋग्वैदिक में ही लिखेंगे। देखिए, राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। कोई अस्थाई सेना नहीं थी। अब हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल की ओर। अब उत्तर वैदिक काल में किन की चर्चा मिलेगी? उत्तर वैदिक काल में बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रत्निन की चर्चा मिलेगी। रत्निन, संख्या कितनी थी रत्निन की? जल्दी बताइए। 12। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर। हम उत्तर वैदिक काल में लिखेंगे। देखिए, इस काल में इस काल में 12 रत्निन की चर्चा मिलती है। इस काल में 12 रत्निन की चर्चा मिलती है। इस काल में 12 रत्निन की चर्चा मिलती है। इसी में एक अगला लाइन लिखिए। नेटवर्क की इशू होगी। क्या सभी के साथ ये समस्या हो रही है? नहीं, यानी पंकज जी केवल आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। एक बार रिफ्रेश करके दोबारा देखें और रीज्वाइन कर लें, आ जाएगा। अब मैं आगे चलूंगा। तो मैं इस कड़ी में चर्चा कर रहा था कि 12 रत्निन थे जो उत्तर वैदिक काल के अधिकारी थे। हम अगले पॉइंट की ओर हैं, लिख लीजिए। देखिए, उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। इसी में जोड़िए, लिखिए, युद्ध के समय राजाओं के पास आदिवासी इकाइयां होती थी। युद्ध के समय राजाओं के पास आदिवासी इकाइयां होती थी। आदिवासी मैंने बता भी दिया था, कबीलाई की बात की थी अभी मैंने, आपने ध्यान दिया होगा उस पर। कुछ कबीले होते थे जो राजाओं का साथ दिया करते थे। लेकिन एक बात का उल्लेख मिलता है, यदि हम ऋग्वैदिक काल को गहराई से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वेतन वाला सेना तो नहीं था, लेकिन एक अस्थाई सेना का रूप पकड़ चुका था। एक अस्थाई सेना राजा के पास होने लगी थी और आगे चलकर इसी पद्धति ने नौकरशाही का रूप धारण कर लिया।
इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे और लिख लेंगे इसे। लिखिए, वैसे वैसे उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना की प्रणाली आरंभ हो चुकी थी। अस्थायी सेना की प्रणाली आरंभ हो चुकी थी, जो आगे चलकर जो आगे चलकर जो आगे चलकर नौकरशाही प्रणाली में तब्दील हो गई। जो आगे चलकर नौकरशाही प्रणाली में तब्दील हो गई। नौकरशाही प्रणाली में तब्दील हो गई। समझ पा रहे हैं? लेफ्ट साइड आ जाइए, यहां भी एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, व्रात, गण और शार्द। व्रात, गण और शार्द। यह कवाली टोली हुआ करती थी, जो युद्ध के समय राजाओं की मदद करती थी। युद्ध के समय राजाओं की मदद करती थी। मदद करती थी। सभी लोग वीडियो मोड में बने रहें। एक बार बता दें कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ज्योति जी, आवाज जा रही है? ठीक है। एक और बिंदु हम इसमें ऐड करेंगे, जो आज के स्टैटिक पोर्शन का लास्ट बिंदु होगा, अंतिम बिंदु होगा, और फिर हम करंट के क्लास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें एक लाइन ऋग्वैदिक काल में लिख दीजिए। देखिए, राजा का मुख्य काम राजा का मुख्य काम राजा का मुख्य काम गाय को सुरक्षा प्रदान करना था। राजा का मुख्य काम गाय को सुरक्षा प्रदान करना था। राजेश जी, कौन चुरा लेते थे गाय को? पनी। ज्योति जी का उत्तर एकदम सही है। पनी नाम के व्यापारी, सही उत्तर है। राजा का मुख्य काम गाय को सुरक्षा प्रदान करना था, जिसे
पनी नामक व्यापारी चुरा लेते थे, जिसे पनी नामक व्यापारी चुरा लेते थे। पनी नामक व्यापारी चुरा लेते थे। पनी नामक व्यापारी चुरा लेते थे। क्लियर हुआ? वो हमने चर्चा की हुई है कि जैसे दस्यु, पनी, आप देखेंगे 4 का नाम मैंने लिखवा दिया था। जो चोर थे या जो वैदिक सभ्यता को नहीं मानने वाले लोग थे, जिनका वैदिक कल्चर में विश्वास नहीं था, उनके साथ आर्यों का लगातार संघर्ष हुआ और संभवतः आर्यों ने उन्हें परास्त भी किया। इसको भी ध्यान रखना है। हेडिंग देकर छोड़ दीजिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स एक बड़ी क्लास केवल बूस्टर फैक्ट्स की होगी जो कल होगी, और कल के क्लास में हम उन 20-25 बिंदुओं को जानेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। और मैं तो कहता भी हूं कि यदि आप कॉपी पर कमांड रखते हैं, बूस्टर फैक्ट्स पर कमांड रखते हैं और करंट अफेयर्स को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, तो बीपीएससी ही नहीं बल्कि देश की किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठेंगे और जीएस की बात होगी तो उसमें आपका प्रदर्शन अव्वल दर्जे का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2023 में चलेंगे। एक बार देख लीजिए कि पिछला टॉपिक क्या हुआ था। मैं ग्रुप में भी विभिन्न बिंदुओं पर जुड़े हुए समसामयिकी प्रश्नों को आप तक पहुंचाता रहता हूं। जब थोड़ा समय मिले एक नज़र जरूर फेर दीजिए उस पर, ताकि आप अपडेट रहेंगे और आपको पता रहेगा कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है आज। हाँ, अच्छा, चौथा कृषि रोड मैप चल रहा था, बहुत बढ़िया। देखिए, कृषि रोड मैप को ध्यान रखिएगा। जब जब कृषि रोड मैप पर चर्चा होगी तो यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। मैंने लिखवा दिया था कि बिहार के 38 जिलों में कृषि रोड मैप के तहत जैविक गलियारा योजना की स्थापना की जा रही है। 2023 से 2028 इसका काल है, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ पुस्तकों के नाम मैंने आपको लिखा है, उसको भी ध्यान रखेंगे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में जो खबरें मैंने आप तक पहुंचाई, उसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। हम आगे चलेंगे। एक अभ्यर्थी आज फ़ोन कर रहे थे। जब से हम लोग यूट्यूब पर आए हैं तो लगभग संपर्क बढ़ने लगा है और लोग जुड़ना भी चाहते हैं और बहुत सारे लोग समय के साथ जुड़ेंगे। एक अभ्यर्थी का प्रश्न था कि सर, जो पढ़ के जाते हैं उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, फिलहाल वो किसी कोचिंग संस्था वगैरह में नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनका प्रश्न था कि परीक्षा में जब बैठते हैं तो यह पता नहीं चलता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से आता है। हम एसपीडी पढ़ लेते हैं या अमुक किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो जो जवाब मैंने उनको दिया वो आप सभी को बता देता हूँ। करंट अफेयर्स याद करने की चीज़ नहीं है। याद तो करना ही होता है, थोड़ा बहुत डेटा का मामला भी है तो याद करना ही होता है, लेकिन यह एक ऑफिसर का अप्रोच है, यह एक अभ्यर्थी का अप्रोच होना चाहिए, अधिकारी का अप्रोच होना चाहिए कि देश और दुनिया में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों में हमारे समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। मुख्य रूप से यदि आप इस अप्रोच से काम करते हैं, जैसे मैं कहता भी रहता हूं कि महिला महिला का मुद्दा जहां चमक जाएगा, महिला उत्थान से जुड़ी हुई बात जहां भी होगी, वहां आपको नज़र गड़ाए रखना है। यदि कृषि के क्षेत्र में कोई उत्थान वाला कार्य हो जाएगा तो वह आपके संज्ञान में होना ही चाहिए। यदि किसी राज्य में या किसी भी जगह पर जाति के मसले चमक जाए, कभी देखिएगा कोई चर्चित पुस्तक लिखी जाए या एसडीजी इंडेक्स की बात हो या मानव विकास सूचकांक की बात हो या कोई सम्मेलन हो या कोई ओलंपिक हो या किसी को अवार्ड मिल जाए, तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि
उस व्यक्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तक हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि विश्व में आज के समय कोई युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, समय निकाल कर आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे मैं करंट की कक्षा के माध्यम से आप तक मुख्य बातों को पहुंचा ही देता हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो काम कक्षा नहीं कर सकती वह कार्य पुस्तकें कर सकती है, मैगजीन्स कर सकती है, न्यूज़पेपर कर सकता है। जो काम अखबार नहीं कर सकता वो काम कक्षा कर सकती है। तो दोनों पूरक हैं। इस चीज़ को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला पॉइंट लिखेंगे आज, बिहार 2023। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, आज का पहला पॉइंट लिखिए। जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में 19 लाख से अधिक पर्यटकों ने 19 लाख से अधिक पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया और रिकॉर्ड बनाया। एक बार सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, मैंने क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए। ये कौन सा कोबरा है? गेहूं वाला कोबरा है या सेना वाला कोबरा है? सेना वाला कोबरा है, बटालियन। अभी हाल ही में 2023 में बिहार का एक कोबरा बटालियन है जिसको भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। किस जिले का बटालियन है? गया जिला। लिख लीजिए। लिखिए, बिहार के गया जिले में अवस्थित, बिहार के गया जिले में अवस्थित, बिहार के गया जिले में अवस्थित 205, सी बड़ा ओ छोटा, स्मॉल, बिहार के गया जिले में अवस्थित 205, 205 कमांडो बटालियन फॉर रेस्क्यू एक्शन, इसका पूरा नाम है कमांडो बटालियन फॉर रेस्क्यू एक्शन, ब्रैकेट में कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेस्क्यू एक्शन, रेस्क्यू एक्शन की टीम को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। लिखिए, एक लाइन ऐड कीजिए इसी में, ब्रैकेट में लिखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री, अब अभी के उस समय की बात कर रहे हैं 2023 की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया। अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया। नोट में लिख दीजिए,
नोट में लिख दीजिए। लिखिए नोट में, 2009 में स्थापना के बाद, 2009 में स्थापना के बाद कोबरा 205 बटालियन को, कोबरा 205 बटालियन को 6 बार सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिल चुका है। स्पष्ट हुआ? याद रखेंगे इसको। मैंने अभी भी कह दिया था कि यदि किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन में बिहार की किसी संस्था को पुरस्कार मिलता है तो बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हो जाता है और आयोग की नज़र होती है और उस प्रश्न को बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। जब परीक्षा हॉल से अभ्यर्थी निकलते हैं तो आज इस बार भी मैं सुन रहा था कि अरे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये तो कहीं हमने देखा ही नहीं। तो एक्चुअली वो अखबारों से गुजरता है और न्यूज़पेपर में सभी चीज़ें आती हैं और आयोग की दृष्टि उस पर होती ही है, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार विद्युत नियामक आयोग ने, बिहार बिहार विद्युत नियामक बिहार विद्युत नियामक आयोग ने बिहार विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 23-24 कर दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 23-24 के लिए विद्युत दर में विद्युत दर में विद्युत दर में 24.10% की वृद्धि की, 24.10% की वृद्धि की। ध्यान रखिएगा कि अभी प्रीपेड मीटर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन के अंदर ही ऑटोमेटिक कनेक्शन कट हो जाता है, जिसका विरोध बिहार के विभिन्न प्रांतों में किया गया। इसको ऐसे ही आप याद रखेंगे, आजकल बिहार के स्थानीय अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाल ही में बिहार और झारखंड के हाल ही में बिहार और झारखंड के बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक राशि को 210 रुपया से बढ़ाकर दैनिक राशि को 210 रुपया से बढ़ाकर 210 रुपया से बढ़ाकर 228 रुपया कर दिया गया है। 228 रुपया कर दिया गया है जबकि हरियाणा में सबसे अधिक 357 रुपये हैं। हरियाणा में सबसे अधिक 357 रुपये है। हरियाणा में सबसे अधिक
357 रुपया है। ध्यान रखिएगा इसका, 357 रुपया है। कोई एक अभ्यर्थी बता दें कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएंगे? चुप्पी छा गई। नेहा जी, पर वीडियो मोड में आ जाए। ज्योति जी, राजेश कुमार जी, सुनाइए। मनरेगा की स्थापना भूल गए, जबकि 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र के पुस्तक में पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है 2005। याद रखिएगा, मैं लिखवा दूंगा आगे। अच्छा, मनरेगा के संदर्भ में 3-4 बातें बताइए कि मनरेगा क्या है। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट है कि यह 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी लेता है वर्ष में। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भी है, इसको भी याद रखिएगा। महिला के बिंदुओं को तो हम कभी नहीं भूलेंगे। लगता है लोगों का डेटा समाप्त हो रहा है, कक्षा लंबी हो गई है। फिर सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी 5-10 दिन डेटा बचा कर रखिए, जब तक एप्लीकेशन नहीं लॉन्च हो जाता है। एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद बहुत कम डेटा में आपका क्लास संपन्न हो जाएगा। मैंने दे दिया है और वो निर्मित हो रहा है, प्रगतिशील है। चलिए, 2 बातें याद रखिएगा। तीसरी भी एक बात है कि काम के अधिकार के तहत इस अधिकार को लागू किया गया था। ये एनसीईआरटी के लाइंस में बोल रहा हूँ, आप कभी पुस्तक देखेंगे। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि यदि समय मिले तो डायरेक्ट एनसीईआरटी पर फोकस करने का प्रयास करें, उसमें बहुत सारे अच्छे तथ्य हैं। और आयोग अथवा कोई भी बोर्ड जब परीक्षा के प्रश्न को सेट करता है तो मानक या आधार पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी को ही पकड़ता है, क्योंकि यदि कल डिस्प्यूट की स्थिति आती है तो कोर्ट में किसी और पुस्तक के मुकाबले एनसीईआरटी को ही सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है। मैं आगे चलूंगा, एक आध पॉइंट और आज कर लेते हैं। ये आप हरियाणा के बारे में लिख लिया कि हरियाणा नंबर 1 पर है इसमें, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन, ट्यूबरक्लोसिस, विश्व टीबी सम्मेलन, विश्व टीबी सम्मेलन, विश्व टीबी सम्मेलन में 2023 कर दीजिएगा। विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में, यह डेटा 23 का है, 24 में हम जब जाएंगे तब उसको लिखेंगे। विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल, कॉमा, सिवान को सिल्वर मेडल, सिवान को सिल्वर मेडल, स से सिवान, स से सिल्वर, याद रख लीजिएगा, सिल्वर मेडल। सिवान को सिल्वर मेडल एवं सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल से,
सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। ब्रैकेट में लिखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज कई अभ्यर्थियों का डेटा शॉर्ट कर गया है लगता है, और कई लोग अधिक व्यस्त हैं, इसलिए आज कुछ लोग आ भी नहीं पाए हैं। अगली कक्षा हम कल लेंगे, और कल की कक्षा में बूस्टर फैक्ट्स के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे, और इस कड़ी में मार्च के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स की बिंदु में बची है उसे समाप्त करेंगे, और मार्च के पश्चात नेशनल इंटरनेशनल के हिस्से में जहां हम थे उस खंड में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सबको लेकर चलेंगे, और बीच बीच में टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। सभी को शुभ रात्रि, और कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। आप मीटिंग से लीव हो सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद।